हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9th लेसन। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 पे हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ लिया। उसमें हमने जो प्रीवियस क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण, रिंग के कारण, डिस्क के कारण, बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़ लिया। अगर वो लेक्चर्स आप देखना चाहते हो तो आई बटन है ना, उसमें ऊपर दिख रहा है, उसको क्लिक करो और उसको देख लो, है ना। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, फिर अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या उसका ओरिएंटेशन को चेंज करते वक्त क्या वर्क आप उसमें अप्लाई करते हो या वर्क डन कितना होता है, इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वगैरह वगैरह हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा, लगभग हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है नीट एंड जेई में, और बोर्ड में तो आपको पूछता ही है ना। तो ये लेक्चर स्पेशली क्लास 12th नीट एंड जेई बच्चों के लिए है। ड्रॉपर बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, जो फ्रेशर है वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इस लेक्चर को बनाया, उसको देखिएगा एंड तक, है ना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेने का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मानो कि हमने दो चार्ज को, जैसे इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट इन नेचर, उसको हमने सेपरेट करा एक स्मॉल डिस्टेंस डी से, उसे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ना क्या होता है, जैसे बहुत सारे चीज, बहुत सारे मटेरियल आपको डाइपोल से बनाया हुआ होता है ना। आप जानते हो, जैसे आप H2O मान लो, एग्जांपल में ले लेता हूँ, H2O का बात कर लेते हैं। H2O वैसे केमिस्ट्री का ये मैं दिखा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे ऐसे होता है पॉजिटिव और इधर से दो दो नेगेटिव, तो ये एक डाइपोल हो गया, ये एक डाइपोल हो गया, है ना। तो ये सारे चीज एक्चुअल में क्या है, हर एक मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डाइपोल से बना हुआ होता है, हम जानते हैं। तो हम ये केमिस्ट्री वाला पार्ट हम यहाँ पे थोड़ी पढ़ने वाले हैं, हम फिजिक्स वाले पार्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स में सिंपल यहाँ पे आपको बताया गया, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना हमें समझ में आ गया है। अब इस हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, हर एक डाइपोल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और वो आपको क्या बताता है, वो क्या कुछ आपको आइडिया बताता है, उसका बिहेवियर के बारे में कुछ आइडिया बताता है, उसका रेस्पॉन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कितना स्ट्रेंथ है उस डाइपोल का, ये बताता है कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताता है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में होता क्या है? ऑब्वियस बात है, ये होता क्या है, अब बता रहा है, कौन बता रहा है, कहां से आ गया, क्या है वो? एक्चुअल में वो है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, कोई भी चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता ना भाई, चार्ज क्यू है, मल्टीप्लाइड बाई उसका दोनों प्रोडक्ट है, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। इसको मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो डिनोट करा जाता है पी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कन्वेंशनली इट इज इट्स डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये कन्वेंशनली ऐसा बताया गया है कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में उसका डायरेक्शन होता है। उसको डिनोट करा गया है पी से, और पी के ऊपर वेक्टर होता है, और उसको मैंने अभी अभी जो बोला था वो क्या है? Q इंटू डी होता है। Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज, दोनों चार्ज तो वैसे इक्वल है, बात समझ में आ रहा है, कोई भी मैग्नीट्यूड आप यहाँ पे पुट कर लो, और वो जो डी है वो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिला। डाइपोल वैसे हमने क्या बोला कि एवरी मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बनाया हुआ होता है डाइपोल से। डाइपोल एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल वो एक सिस्टम है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस आप बोल सकते हो डी से।
है ना। अब यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट आपको बताता क्या है, उसके बिहेवियर के बारे में बताता है, उसका रेस्पॉन्स के बारे में बताता है, उसका स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, तो एक आइडिया दे देता है। बात समझ में आ रहा है। तो जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल ज्यादा है वो बेस बात है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा वैसे क्यू ज्यादा है, मतलब वही चीज है। अब वो आपको आइडिया बताएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे हमने अभी अभी बोला कि P से हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट जैसे मैंने एक ऐसे मॉडुलस में यहाँ पे डाला है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी को मॉड में डाल देते हैं, वो हमें मैग्नीट्यूड ही बताता है ना बच्चों। पता है ना आपको, अगर नहीं पता तो अभी पता करो। ओके, दो एक्सिस है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने इसके ओरिजिन पे एक -2 q चार्ज यहाँ पे रखा, डी दूरी पे एक प्लस q चार्ज रखा, और यहाँ पे वाई एक्सिस में भी डी दूरी पे एक चार्ज q रखा, और मैंने पूछा यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ऑब्वियस बात है, नेट डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करा जा रहा है। तो अब यहाँ से देख सकते हो, हम हमेशा जानते हैं P हमेशा उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ऐसे ऐसे भी दिखा देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को। एक शॉर्ट डाइपोल होगा तो इसको ऐसे ही दिखाया जाता है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिखाया जाता है। तो आपको जिस डायरेक्शन पे एरो दिखता है आपको समझ लेना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट है ना। तो ये सब चीज तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ, नोटेशन है। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे इस 2q चार्ज को मैं दो चार्ज में डिवाइड कर सकता हूँ, इसको दो चार्ज में मैं डिवाइड कर लेता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे एक -q इधर दे देता हूँ और एक -q इधर देता हूँ। इस -q के कारण यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ रहा है P, और इसका वैल्यू कितना होगा q इंटू डी, और इधर डायरेक्शन पे भी एक आएगा P इक्वल्स टू q इंटू डी। अरे आया नहीं बोलो। तो ये इस डायरेक्शन पे, ये इस डायरेक्शन पे, नेट ऑब्वियस बात है इस डायरेक्शन पे ही होगा। तो नेट आपको मिलेगा ये दोनों का, जैसे अंडर रूट करोगे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अगेन दोनों का वैल्यू सेम है, अंडर रूट क्यू इंटू डी। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं बोलो। -2q चार्ज है, -2q चार्ज है। अब x एक्सिस को -q दे सकता हूँ और उस एक्सिस को भी मैं एक -q दे सकता हूँ, तो दोनों मिला के क्या हुआ, -2q चार्ज। अरे बात समझ आया कि नहीं बोलो। तो यही चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालने का तरीका है, मैं सिर्फ आपको बताया। और एक देख लेते हैं, यहाँ पे एक रिंग शेप्ड का है, ये यहाँ पे एक रिंग है, तो इसका चार्ज यहाँ पे ऐसा है, ये ऑब्वियस बात है 1/4 ऑफ रिंग है, तो इसका चार्ज Q है, और यहाँ पे सेंटर पे मैंने एक चार्ज -Q रखा है। इसका जो रिंग है उसका कर्वेचर का रेडियस है R है, इसमें भी R है, और मैंने को पूछा कि इसका P का वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियस बात है डाइपोल मोमेंट कितना होगा, आपको यही पूछ रहा है ना बच्चों। तो अब डाइपोल मोमेंट अगर आपको निकालना है तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स एक्सिस से थीटा ऊपर जाके एक डी थीटा को काट लेते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप को काट लेते हैं। ये छोटा सा स्ट्रिप को काटा तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, इसका लेंथ कितना हुआ, इतना हो गया। अब यहाँ पे इसका चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो लेमडा है वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई पाई आर डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 पाई आर होता है पूरा का, है ना, पाई आर होगा आधा का, और ये तो अब 1/4 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा 2q डिवाइड बाई पाई आर, ये आपका लेमडा हो गया। अगर इसका हम चार्ज चाहिए बच्चों, तो dq का मतलब क्या होगा, लेमडा इंटू ये थिकनेस जो भी डिस्टेंस होगा टू थीटा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो इसको मैं और अच्छे से इसमें मैं बता सकता हूँ। देखो मैं ऐसा बता देता हूँ आपको, ये इधर है और ये आपको एक्स एक्सिस है, और ये मेरा dp चार्ट, यहाँ पे dp है ना बच्चों, ये मेरा dq है। तो मैं यहाँ पे मेरा डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन पे pq, क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है इस डायरेक्शन पे। अब ये अगर मैं थीटा मान रहा हूँ तो ये इसको भी मैं थीटा मान सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो dp होगा मेरा, dp का वैल्यू क्या होगा, dq इंटू डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला r होगा ना बच्चों, तो ये r हो जाएगा। तो dp कैन बी रिटन एज बच्चों, यहाँ पे dq मतलब ये 2q पाई r मल्टीप्लाइड बाई r इंटू डी थीटा, मैं लिख सकता हूँ r गेट्स कैंसल्ड आउट, तो सीधा मैं लिख सकता हूँ 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा। ये हमारा ये dq चार्ज हुआ है ना। अब ये dq चार्ज, इसका मतलब मेरे को dp चाहिए, तो dp में dq के साथ मैं r को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को 2qr डिवाइडेड बाई पाई इंटू
डी थीटा मिल जाएगा। अब इसका डायरेक्शन एक इधर है और दूसरा इधर है। देखो ये ऐसे में इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो कि अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको पहले भी बोला था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला था, डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम उसको रिजोल्व कर लेते हैं, एक्स एक्सिस में रिजोल्व करते हैं, वाई एक्सिस में रिजोल्व करते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा बोलो, डी पी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट डी पी साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल्स टू डी पी कॉस थीटा, और उसको इंटीग्रेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी पी टू क्यू आर डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसका जो लिमिट होगा वो क्या है, थीटा का लिमिट ये 0 है, और ये आपको पाई बाई 2 लिखना है, तो उसका लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2। और कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो आप देख सकते हो, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो साइन आ रहा है, और साइन पाई बाई 2 जैसे आपको पता है, अब बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 ये, तो इसका मतलब 2QR डिवाइडेड बाई इतना होगा आपका क्या, px। आप अगर आपको py चाहिए, इसका मतलब dp साइन थीटा बच्चों, और इसका अगेन उसका लिमिट भी वही सेम है। अब यहाँ से देख सकते हो dp का वैल्यू 2QR डिवाइडेड बाई पाई, और इसमें इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस, और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2QR डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा इसका भी वैल्यू। तो नेट अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो आपका आंसर जो नेट आने वाला है वो क्या आएगा, अंडर रूट 2QR डिवाइडेड बाई 2 पाई। बस यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस सिचुएशन में। अगर इसको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा थोड़ा स्लो करके इसको देख लो, मैं आपको अच्छे से बताया। मतलब यहाँ पे मैं जो इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करते वक्त मैंने क्या करा, इस वेक्टर को रिजोल्व करा एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वो दोनों में रिजोल्व करा, और फिर एक्स एक्सिस का कंपोनेंट को मैंने इंटीग्रेट करा एंड वाई एक्सिस का कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करा। तो दोनों अलग अलग मैंने निकाला, और उसके बाद उसको जब रिजल्टेंट निकाला तो नेट मेरे को कैसे निकालना होता है बच्चों, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, बस हो गया, यही तो है। ओके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर लेता हूं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं किसी भी तरफ से प्लेस कर सकता हूं, बट यहाँ पे मैं एट एन एंगल थीटा पे इसको प्लेस करा। जैसे ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक एक चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना बच्चों। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, ऑब्वियस बात है, और इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा, तो इंक्लाइंड हो रहा है, ये इस डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, और ये आपका डाइपोल मोमेंट है। तो ये दोनों के बीच में एक एंगल क्या बना, थीटा बना, और दोनों का जो सेपरेशन है वो ऑब्वियस बात है यहाँ पे डी दिया हुआ है बच्चों। अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को एक फोर्स लगता है जो Q इंटू ई लगता है, और नेगेटिव चार्ज में ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा Q इंटू ई। दोनों अगर देखा जाए तो ऑब्वियस बात है, आप बोल सकते हो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि एक प्लस क्यू ई आ रहा है, एक इस डायरेक्शन पे प्लस क्यू ई, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स ऑब्वियस बात है यहाँ पे 0 हो रहा है। बच्चों यहाँ पे देखो नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है अगर नेट फोर्स 0 हो जाए और नेट टॉर्क भी 0 हो जाए या फिर कोई अदर इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है, इसको घुमा देगा। देखो ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा, इधर टॉर्क लगाने का कोशिश करेगा, इधर ये टॉर्क, इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो उस सिचुएशन में एक फोर्स कपलिंग लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स कपल आ जाएगा, क्या आएगा, एक फोर्स कपल आएगा, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं या फिर टॉर्क ऑफ कपल बोलते हैं। और टॉर्क और कपल इक्वल्स टू क्या बनता है, जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये इधर डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मानो एक रॉड है, वही डाइपोल है,
यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे भी लग रहा है और इसका डिस्टेंस d है। तो इसमें टॉर्क हम क्या लगाते हैं, F इंटू दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है एक्चुअल में, सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस बच्चों, ये एक्शन ऑफ फोर्सेस जो आपका फोर्स का डायरेक्शन है, जो आपका ये लाइन है, ये दोनों के बीच का एक्चुअल में डिस्टेंस है। तो यहाँ पे d है, तो यहाँ पे तो ये d का वैल्यू जो है वो इंक्लाइंड है, तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, तो d साइन थीटा, दैट मीन्स q इंटू ई इंटू डी साइन थीटा। ये आपका क्या बन जाएगा, टॉर्क का वैल्यू आ रहा है क्यू ई डी साइन थीटा। अब देखो Q इंटू डी को आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप बोल सकते हो P इंटू ई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चों। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप इसको क्या करोगे, देखो P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के बीच का एक एंगल ऐसा बन रहा है, ये P है और ये इस डायरेक्शन पे E है और ये आपका थीटा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन पे है, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे, तो इसको ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, तो इसको ऐसे घुमा रहा है, इसका मतलब टॉर्क किस डायरेक्शन पे है। अब इसमें देखो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाओगे तो टॉर्क अंदर के डायरेक्शन पे आपको नजर आएगा, क्या आएगा, अंदर के डायरेक्शन पे नजर आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी आपको जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो वो भी आपको इनवर्ड डायरेक्शन नजर आना चाहिए, तो इनवर्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो P क्रॉस ई। आप इसको देख सकते हो, ये आपका वैल्यू जो है टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस ई आएगा, और ये आपका टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, PE के। ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर हमारा इस वाले सिचुएशन में इनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉर्क क्या है, कैसे निकालना है, वो समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो नेट फोर्स इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं टॉर्क इज जीरो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नेट टॉर्क इज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स भी जीरो होगा, बात समझ में आ रहा है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या पूछा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को मैंने 37 डिग्री पे इसको रखा, एंगल 37 डिग्री पे रखा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और मास m है, माइनस क्यू चार्ज है, मास m है। अब मैंने यहाँ पे लेके 37 एंगल पे लेके उसको मैंने छोड़ दिया, क्या करा, इसको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ते तो यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा जो QE है, और ये इधर फोर्स लगेगा जो QE है। तो इसको तुरंत ऐसा था तो इसको ऐसे इसमें फोर्स लगा के इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब टॉर्क आ रहा है। आपको मैंने पूछा फाइंड अल्फा, अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या निकालना है आपको, एंगुलर एक्सीलरेशन T इक्वल्स टू जीरो पे, जब मैंने इसको छोड़ा था, बात समझ में आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो ना, पी ई साइन थीटा में लिख सकता हूँ। जैसे P का वैल्यू Q इंटू जो भी आपका लेंथ L है तो Q इंटू L हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा मीन्स साइन 37 बच्चों, मैंने ये लिखा। और मैं टॉर्क का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैकेनिक्स बच्चों याद करो, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, याद आ रहा है कुछ, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये एक चार्ज मास है और ये आप देख सकते हो दूसरा मास है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, और आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाई 2, तो आई कैन बी रिटन एज 2 इंटू एम आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स आप बोल सकते हो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, बात समझ में आ रहा है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है आंसर। तो अब यहाँ पे ये आई बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू क्यू एल, और यहाँ पे जो 37 है उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 5 होता है, और इसके नीचे में एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर लेता हूँ, एल एल गेट्स कैंसल्ड आउट, तो देखो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 5 क्यू, सॉरी यहाँ पे ई कहाँ चला गया, सर आप गलत कर रहे हो, नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, तो दैट विल बी योर आंसर। अल्फा का वैल्यू कितना आया, 6 क्यू ई डिवाइडेड बाई 5 एम एल, 6 ई डिवाइड बाई 5 एम इंटू एल। इतना समझ में आ गया, आगे भी आने वाला है और भी इलस्ट्रेशन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमें स्टेबिलिटी भी चेक करना है, कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ताकि हमें टाइम पीरियड निकालने में मदद करे, है ना। जैसे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगेन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे ही इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे सुला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये है, ठीक है, कोई बिंदास है। तो इधर एक फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है आराम से रह रहे हुए।
लेकिन मैंने अगर इसको थोड़ा स्लाइटली उसको रोटेट करा दिया, मैंने क्या कराया, इसको स्लाइटली रोटेट करा दिया इधर डायरेक्शन पे, स्लाइटली, थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल राइट, तो ये इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और ये इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स इसको क्या करना चाहेगा, इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट में है ना, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये क्या करना है, ये इधर फोर्स है, ये दूसरा इधर फोर्स है, अब मैंने स्लाइटली इसको उधर चढ़ाया, तो ये फोर्स इसको थोड़ा, इसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण ये वापस उस पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हालांकि ये क्रॉस कर लेगा, तो क्रॉस करेगा तो ये अगेन यहाँ पे पहुंचेगा, देन अगेन इस डायरेक्शन पे फोर्स है, इस डायरेक्शन पे फोर्स ऐसे लेके चला जाएगा। पहले ये सिचुएशन में मैंने कहा तो ये ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, यहाँ पे नहीं रुका तो यहाँ पे जाएगा, फिर अगेन ये, तो ये करते रहेगा। तो इस सिचुएशन में ये एक पॉइंट पे, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस आना चाह रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेबल पॉइंट। अरे बात समझ में आया कि नहीं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है, वैसे भी हमें मिलने वाला है आगे जाके। तो अब यहाँ पे जो थीटा इक्वल्स टू जब 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा मीन्स ये P एंड E के बीच का जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं P एंड E का वैल्यू, जैसे ये वाला P है और इधर का वैल्यू E है। थीटा जब 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है हमारा SHM में, जैसे ये ऑसिलेट करते रहता है, और उस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं बच्चों। अब दूसरा इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो P इस डायरेक्शन पे, E इस डायरेक्शन पे है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये थीटा इज 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हाँ ओके है ना। तो इसको मैंने क्या करा, थोड़ा इसको स्लाइटली मैंने इसको डिस्प्लेस कराया यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, देखो इधर QE लग रहा है, ये इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसको ऐसे लगता है, तो फोर्स एक इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, तो इसको क्या करेगा, पूरा घुमा देगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पूरा घुमा दे रहा है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब पूरा रोटेट करा के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोल सकते हैं बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन नहीं होता है। जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो उस सिचुएशन में हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, और जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो उस सिचुएशन में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है। आया समझ में, ओके। बट यहाँ पे मैंने स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसीलिए बताया क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालने को बोलता है, जेई पूछता है, इवन नीट वाले भी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे हमें टाइम पीरियड निकालते हैं ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह स्प्रिंग वाले में आपने देखा, या फिर एसएचएम में आपने देखा, रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, ऐसा होता था ना, माइनस के एक्स होता था, और ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स होता था, है ना, फोर्स कांस्टेंट भी आप इसको बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में आप टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअल में टॉर्क क्या होता है, घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट घुमाव इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये वाला थीटा, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, जो टाइम पीरियड होता है ना बच्चों, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई ये आपका स्टिफनेस है या टॉर्क कांस्टेंट है। तो ये आपका टाइम पीरियड, ये रोटेशनल मोशन का है, ये रोटेशनल एसएचएम का है, एंगुलर एसएचएम के लिए है, और ये आपको जो लीनियर एसएचएम उसके लिए है। आपको टाइम पीरियड पूछेगा तो जो सिचुएशन आपको दे रहा है, अगर ये एंगुलर दे रहा है तो आपको ये निकालना है, अगर ये लीनियर दे रहा है तो m डिवाइडेड बाई k पुट करके आपको निकालना है। आगे देखते हैं, एक ऐसा सवाल निकालते हैं, जैसे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, और आपको पूछा इफ डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज्ड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको थोड़ा रोटेट करा दिया, इसको क्या कराया, थोड़ा रोटेट कराया इस डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोटेट करा, तो एक फोर्स इधर लग रहा है जो QE है, और एक फोर्स इधर लग रहा है जो QE है। अगेन वही यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप जब इसको ऐसे रोटेट कराते हो तो इस सिचुएशन में एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा होता है, ऐसे रिस्टोरिंग टॉर्क। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्टोरिंग जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, PE sin थीटा, where theta is very small, theta is very small।
जब आपका थीटा इज वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, तो उस सिचुएशन में साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा बोल सकते हैं और टेन थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोलो। तो पी ई थीटा, और यहाँ पे ये रीस्टोरिंग हो रहा है, इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे इसको एक नेगेटिव आ जाएगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स माइनस पी ऐसा थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको SHM वाला रीस्टोरिंग टॉर्क के साथ इसको कंपेयर करूं, तो रीस्टोरिंग में मेरे को ऐसा था, तो कंपेयर करूंगा तो मेरे को के का वैल्यू क्या मिलेगा, P इंटू ई मिलेगा, है कि नहीं बोलो बच्चों। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट, आप यहाँ पे देख सकते हो I डिवाइडेड बाई के होता है, और I डिवाइडेड बाई के, इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई I का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस मान लो L है, मान लेते हैं क्या L है, तो इस सिचुएशन में एम एल स्क्वायर L बाई टू है रहा है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू आप यहाँ पे K का वैल्यू P इंटू ई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों L का वैल्यू ये है, ओके ओके, हाँ, तो P E का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, Q इंटू L, अरे लिख सकता हूँ ना, तो अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल एल, यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा, 2Q इंटू ई। जो आपको टाइम पीरियड हो रहा है वो कितना मिलेगा, 2 पाई अंडर रूट ML डिवाइडेड बाई 2Q इंटू ई, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन, मैग्नेटिक का क्वेश्चन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो आपका मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स को इंक्लूड करके पूछ लेता है। और ये देखो आप प्योर मैकेनिक्स आप बोल सकते हो, सिर्फ आपको टॉर्क का वैल्यू आना चाहिए, और इलेक्ट्रोस्टैट से आपने टॉर्क का वैल्यू निकाला और वही मैकेनिक्स में आप दोबारा पहुंच गए। बात समझ तो मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11th अब रिवाइज करते जाओ, है ना, बिना रिवाइज करके आप आगे मत बढ़ो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखते हैं, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम किसी भी डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो उस सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा, एक्सटर्नल वर्क डन या फिर अगेंस्ट दैट जो रोटेशन, उसमें वर्क डन कितना होगा। तो हम बात करते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं लाल ले लेता हूँ, थोड़ा आपको मजा आएगा। ये माइनस क्यू है और ये आपको प्लस क्यू नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये θ1 पे रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो क्यू ई है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है क्यू ई है। मैंने इसको क्या करा, यहाँ से θ2 इस पॉइंट पे लेके गया, इसका मतलब मैंने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके कारण जो रोटेशन आ रहा था उसके ऑपोजिट अगेंस्ट मैंने इसको लेके गया, इसका मतलब मैंने क्या करा, एक वर्क डन करा होगा। तो ये वर्क डन एक्चुअल में कितना होता है, सो यू कैन राइट यहाँ पे एक स्मॉल थीटा, अगर यहाँ पे आप ले लोगे, यहाँ पे आप एक स्मॉल थीटा ले लोगे इस डिस्टेंस से, अब यहाँ से एक स्मॉल थीटा ले लोगे तो उस सिचुएशन में इसमें देख सकते हो स्मॉल थीटा, मैंने यहाँ पे थीटा से जाके डी थीटा मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा मेरा, तो टॉर्क इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डी थीटा मैंने डिस्प्लेस कराया, क्या कराया मैंने, डी थीटा डिस्प्लेस कराया, एंगुलर डी थीटा मैंने डिस्प्लेस कराया। यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, टॉर्क, एंगुलर फोर्स क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है टाउ मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा, ये हमें क्या मिलेगा, छोटा सा वर्क मिलेगा। अगर मेरे को बड़ा सा वर्क चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट करूंगा। बच्चों मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा के बता देता हूं, जैसे ये देखो है ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक थीटा लिया, ये आया डी थीटा, ये वाला मेरा क्या है डी थीटा आया, और यहाँ पे टॉर्क ऑब्वियस भी बात लग रहा है, कांस्टेंट टॉर्क। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो जो टॉर्क लग रहा है, या फिर आप वेरिएबल टॉर्क, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल टॉर्क, ये टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। बात समझ में आ रहा है, जैसे हम वर्क एनर्जी एंड पावर में ये पढ़े थे, तो यहाँ पे स्मॉल वर्क ये मिला, अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो ये मिलना है, इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट आपका इनिशियल वैल्यू यहाँ पे θ1 था, और θ1 से आपने क्या करा, θ2 पे लेके गए थे, तो θ1 टू θ2 पी साइन थीटा, टाउ का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करा, और डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस θ1 टू θ2, तो पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हमारा वर्क डन मिल जाता है, पी ई cos θ1 माइनस cos θ2, ये मेरा वर्क डन मिल जाता है। ये याद रखना है बच्चों, ये वर्क डन इन रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सिंपल आप लिख सकते हो पी ई cos θ1 माइनस cos θ2, बस
चुटकी में हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। वर्क डन अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री से 180 डिग्री लेना चाहता हूँ, जैसे ये वाला यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ था, इस सिचुएशन में यहाँ से मैं इधर उल्टा, सीधा उल्टा कर दूँ, 180 डिग्री कर दूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे को क्या वर्क डन मिलेगा, पीई थीटा 1 का वैल्यू 0 है एंड थीटा 2 का वैल्यू 180 डिग्री है। और मेरा फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, अरे था कि नहीं बोलो, थीटा 1 1 हो रहा है, माइनस 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 1 इक्वल्स टू 2 पीई, ऐसा आ रहा है। अगर 0 से 90 डिग्री में ले जा रहा हूं तो यहाँ पे होएगा पीई कॉस 0 इज 1 और कॉस 90 इज 0, तो पीई सिंपल आएगा। इफ मैं देखूं यहाँ पे, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम अ फील्ड डायरेक्शन, जैसे फील्ड का डायरेक्शन के साथ यहाँ पे अब थीटा इक्वल्स टू 0 टू थीटा इक्वल्स टू 0 से मैं किसी भी पहलू पे, किसी भी एंगल पे मैं ले जा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मेरा वर्क क्या होगा, W इक्वल्स टू पीई 0, मतलब यहाँ पे आपको cos 1 आएगा और थीटा के जगह, थीटा 2 के जगह थीटा आएगा। तो आप देख सकते हो W जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कोई भी, जैसे यहाँ से ऐसे था और मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे लेके गया, रैंडम थीटा है, तो वर्क डन क्या होगा, पीई कॉस थीटा, मतलब कॉस पहले इनिशियली क्या है, वो 0 1 है और सेकेंडली अब थीटा पे है, तो दिस इज योर वर्क डन। आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये भी मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, ये चीज़ आपको आराम से देखना है ना बच्चों। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, वही चीज़ मैंने अभी जो बताया है। इंटरेक्शन एनर्जी एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होता है। जैसे इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए डाइपोल हमें निकालना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल है बच्चों, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। जैसे हम जानते हैं, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है सिंपल है V1 माइनस V2 इक्वल्स टू ई डी कॉस थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, इसका मतलब आपको हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं कोई भी डिस्टेंस r मान लेता हूँ, तो मैं हमेशा जानता हूँ V1 माइनस V2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन मैं E इंटू आर बोल सकता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आया समझ में। अब यहाँ पे दे बात करते हैं, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, इसमें कोई शक है नहीं, है ना। अब देखो, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल का जो सेपरेशन है वो d है, और वो एंगल आपको दिया हुआ है थीटा एंगल पे ऐसे रखा हुआ है ना। अब आपको निकालना है इंटरेक्शन एनर्जी। जैसे हम इंटरेक्शन एनर्जी क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल, यहाँ पे देखो, ये चार्ज के कारण और ये चार्ज के कारण देखते हैं, तो ये चार्ज आपका क्या है, क्यू प्लस क्यू है और ये V2 है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ Q इंटू V2, और ये माइनस क्यू है और यहाँ पे V1 है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू इंटू V1, बस इतना लिख सकता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो U इक्वल्स टू Q को बाहर कर लेते हैं, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल रहा था, ये वाला चीज मैं V2 माइनस V1 कर रहा था, ये माइनस ये कर रहा था, और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा हो जाएगा, ये अगर थीटा हो रहा है बच्चों तो ये d cos थीटा बन जाएगा कि नहीं बोलो, तो ये d cos थीटा आ रहा है। तो V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये सिंपल मेरे को बताओ, ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, हम जानते हैं हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे आपका V2 जो है वो लोअर है ना। तो आप देख सकते हो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी कॉस थीटा, मैंने डी कॉस थीटा माइनस क्यू लिखा, वो तो आपको समझ में आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू ई डी कॉस थीटा, अब E इंटू डी को मैं P लिख सकता हूँ माइनस पी ई कॉस थीटा, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, मैं ये लिख सकता हूँ, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी तो वेक्टर होता नहीं है, जैसे मैं ये मेरा P जो है वो एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, दोनों के बीच का डायरेक्शन भी हमें पता है थीटा है, ये मेरा P है और ये E है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ
E इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई आ रहा है, ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि कॉस थीटा है और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे साथ में है, तो मैं इसको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यू इक्वल्स टू या फिर इंटरेक्शन एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो एक V है, जैसे ये V है, ये V2 है, ये V1 है, ये वाला V1 है, ये V2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम चुटकी में निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ये Q इंटू वी, दिस V, इसका Q इंटू दिस V, ये नेगेटिव Q है तो इसीलिए क्या आया माइनस Q इंटू V1, और ये आपका पॉजिटिव था इसीलिए Q इंटू V2 आ रहा था। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे एक्सटेंड करते गए तो हमारा इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो कितना आया, U इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। बच्चों आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे आपको समझाया है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको वही सेम चीज आपको निकालने को बोल रहा है, जैसे वर्क डन इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इंटरेक्शन एनर्जी। जैसे कोई भी उसका अगर इंटरेक्शन उसका मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँ, जो ओरिएंटेशन इनिशियली उसका ओरिएंटेशन मान लो Q1 पे था, जैसे ये मैं मान लेता हूँ, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका ओरिएंटेशन मान लो इनिशियली उसका ओरिएंटेशन ये वाला था, है ना, θ1, तो मैंने इसको ओरिएंटेशन चेंज करा के यहाँ पर ऐसा लेके चला गया, है ना, तो ये उसका ओरिएंटेशन θ2 हुआ। तो इस सिचुएशन में इसको वर्क डन मैं कैसे निकाल सकता हूँ इन फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं जानता हूँ वर्क डन या फिर एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू UF माइनस UI, सिंपल है। तो UF इक्वल्स टू क्या होगा, देखो UF इक्वल्स टू जैसे पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोल सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा, अरे होता है कि नहीं बोलो, तो UF मतलब सॉरी यहाँ पे P लिखना है ना, देखो माइनस PE ये फाइनल है तो ऑब्वियस बात है θ2 क्या है हमारा फाइनल है, तो मैं ऐसे मूव कर रहा था, तो cos θ2 और ये माइनस और यहाँ पे अगेन माइनस है, तो माइनस माइनस PE cos θ1, तो आप देख सकते हो PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हमारा वर्क डन होता है। बच्चों ये चीज आपको मेरे ख्याल से पहले भी मिला था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो PE cos θ1 माइनस cos θ2, और यहाँ पे भी वही सेम चीज आपको मिल रहा है PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो इंटरेक्शन एनर्जी के हेल्प से, यूजिंग इंटरेक्शन एनर्जी, हमने यहाँ पे वर्क डन निकाला, और उस सिचुएशन में मैंने क्या निकाला, इंटीग्रेशन के हेल्प से टॉर्क को लिया, इंटीग्रेशन के हेल्प से मैंने इंटीग्रेशन टॉर्क इक्वल्स टॉर्क इंटू डी थीटा होता था ना, तो उसको इंटीग्रेट करके मेरे को वर्क डन मिला था। अभी इस सिचुएशन में इंटरेक्शन एनर्जी को लेके मैंने इसमें वर्क डन निकाला, दोनों तो बराबर आना ही चाहिए, अगर नहीं आता तो ऑब्वियस बात है ये वर्क ही अलग अलग उथल पुथल हो जाता सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको देखना है, जैसे ये आपको इन जनरल आपको नहीं पूछता है, नीट में तो बहुत ही कम पूछता है, रेयरली पूछता है, बट जेई मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस में इनोवेटिव एमसीक्यू पूछा जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इनोवेटिव न्यूमेरिकल इनोवेटिव एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इवन जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट नीट वाले बच्चों को कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, यहाँ पे फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस सिचुएशन में हमें फोर्स का वैल्यू क्या होता है। देखो, इफ इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E है, बट यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म जैसे हम जानते हैं ना, ऐसे टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म होता तो ये इक्वी स्पेस्ड होता है ना, तो ये तो हमारा है नहीं, हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल एट दिस पॉइंट U इक्वल्स टू P डॉट E, ऑब्वियस बात है माइनस P डॉट E, ये तो होगा ही पोटेंशियल एनर्जी।
अब ना फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, जैसे हम मैकेनिक्स में ये भी पढ़े थे, जैसे फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस डी यू अपन डी एक्स या फिर अपन डी यू अपन डी आर। ये डी आर जब हम लिखते हैं, या फिर आप इसको ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ग्रेडियंट के हेल्प से हम इसको निकालते हैं। अगर इसमें वेक्टर फॉर्म में निकालते हो, जैसे आपको ये शायद ही पता होगा मेरे ख्याल से, माइनस ऐसे आपको ये याद आ रहा है कुछ, तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर को हम क्या लिखते थे, डी एस ए एक्स आई कैप प्लस ऐसे लिखते थे ना, जे कैप एंड ये के कैप ऐसे लिखते थे ना। बट यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं P मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल्स टू माइनस डी यू अपन डी एक्स। अगर ये एक्स एक्सिस में दिखा रहा है या फिर एक्स डायरेक्शन पे दिखा रहा है, मैं रैंडम डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो मेरा फोर्स का वैल्यू ये आएगा, जो मैं मैकेनिक्स में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी पे पढ़ा था, ये आता है। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू आपको जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो माइनस पी डॉट डी ई एक्स आता है ना बच्चों। लेकिन ये सेम डायरेक्शन पे होगा, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे आपने पुट कर दिया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 इज 1 होता है, तो ये डॉट जो है वो निकल जाएगा, तो इसीलिए पी ई डिवाइडेड बाई एक्स या फिर आर भी बोल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका फोर्स आ रहा है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये ऐसा नहीं है, वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ऐसे, आप देख सकते हो माइनस पी डॉट डी ई अपन डी आर, है ना। तो इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें डी आर कैप भी लिख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक ऑन डाइपोल ऑन ए डाइपोल इन सराउंडिंग ऑफ ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर शोन इन फिगर। तो जैसे यहाँ पे आपको ये डाइपोल है, जैसे ये आपको डाइपोल दिख रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इसका डायरेक्शन ये दिखा रहा है, और ये आर दूरी पे, इसका जो सेंटर है वो आर दूरी पे है इस जो लॉन्ग चार्ज्ड वायर से। अब इसका चार्ज जो दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। इस सिचुएशन में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट फोर्स, हमें फोर्स निकालना है, फोर्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखो, इन दिस सिचुएशन, जैसे पहले अभी पढ़ा था हमने, फोर्स का वैल्यू जो है हमें क्या निकालते थे, माइनस पी, और यहाँ पे इसको डॉट लिखते थे, आगे भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, तो डी अपन डी आर या फिर आप डी एक्स यहाँ पे लिख दो, सेम डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे लॉन्ग वायर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पे कितना है, ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इसमें हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इन दिस सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द वायर एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू। दस फोर्स कैन बी रिटन एज ये वाला, जैसे ये आपका वेक्टर दिखा रहा है, ये F इक्वल्स टू माइनस पी डॉट डी ई डिवाइडेड बाई डी आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप डिफरेंशिएट आपको करना है, ये आर क्या है उसी डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो, इस डी को डिफरेंशिएट करना है, डी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी आर करना है, तो क्या होगा, 2k लैम्डा तो कांस्टेंट है, ये आर के ऊपर -1 है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये आपका -2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। डॉट प्रोडक्ट है तो सेम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, आप डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन यही है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस बात है ऐसे सिलिंड्रिकल निकलेगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल यहाँ पे दिखा, और कॉस थीटा जो कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये पुट करा, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2kp लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा। ये बात आपको समझ में आया। हियर नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज क्लोज्ड टू वायर, हेंस नेट फोर्स एंड डाइपोल ड्यू टू द वायर विल बी अट्रैक्टिव। बात समझ में आ रहा है, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ये फोर्स है इधर है एट्रैक्टिव है, ये इधर फोर्स इधर है, तो ये फोर्स ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है छोटा है, आर क्या होगा कम होगा इस सिचुएशन में, देख सकते हो। तो ये फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है ऑब्वियस बात है ये ज्यादा है इस सिचुएशन में, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया, जो भी मैंने आपको समझाया इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, या फिर आप इंस्टा
इंस्टा में जाके पूछ सकते हो, एफबी में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो या टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप पढ़ाई करिएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आ गया तो लाइक कर लेना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना। अगले लेक्चर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक जनरल पॉइंट पे, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें करना है। तो अगले लेक्चर पे आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहना, है ना। अभी तक ये आपको समझा दिया, और जो भी डाउट होगा तो आप मेरे से बात करो, है ना। तो बाय बाय एंड टेक केयर।